बहुत समय पहले की बात है। गजानपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में लक्कड़हार रहता था जिसका नाम श्यामू था। श्यामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। श्यामू के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। श्यामू सेठ हरिचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले सेठ हरिचंद उसे पैसे देता था, जिससे श्यामू और उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। सीमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, इसलिए तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। हाँ, मैं स्कूल छोड़ दूंगी। मोनू और चिंकी पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि उनकी स्कूल की टीचर उनसे फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। ओ जी, कहाँ से दूं स्कूल की फीस? आप जो तनख्वाह लाते हैं उससे तो मुश्किल से घर चला पाते हैं। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? हाँ जी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ हरिचंद जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करें, दिन ब दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलें तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च। अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर श्यामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ हरिचंद कोई ना कोई लूचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली, ये कहकर कि 2 महीने पहले मैंने हरिचंद जी से 200 रुपये उधार लिए थे। उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपये हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में 1000 रुपये काट रहा हूँ। हाँ बिरजू भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ हरिचंद न एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। और तो और ये इतना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ हरिचंद जी ने पगार में आधे पैसे काट लिए थे। मैंने बस 200 रुपये लिए थे जब मेरी बेटी बहुत बीमार थी, और इस हरिचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। बस सेठ जी, इस बार मेरी पूरी पगार दे दें, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हार अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सेठ हरिचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अब मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बेचा है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तुम लोगों को तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। अब घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हार निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है आपको? सीमा, अभी तक कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है बच्चों की फीस भरनी है। उनकी टीचर ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल बच्चों की फीस नहीं दी तो बच्चों को घर पर ही बैठा लेना। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सीमा, ये सेठ जी समय पर पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो हम इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ हरिचंद सबको पगार देता है। अरे बिरजू, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 हैं। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, और तूने 1-1 घंटे आराम भी किया है। पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम करने पर महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 ही घंटे काम किया और 1 घंटे आराम किया। देख बिरजू, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे बिरजू के पास उन पैसों को लेने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। बिरजू ने चुपचाप वह पैसे रख लिए। शामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम।
मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर एक बार बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से तुम्हें पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना। अब 2,500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दीजिए। 2,500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे श्यामू के पास उन पैसों को लेने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। अरे भाई, सेठ हरिचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेते हैं और बहाने बनाते हैं कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इससे जरूर हाय लगेगी। नहीं बिरजू, ऐसे नहीं कहते। वे हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे, काहे का अंदाता? काम के तो पूरे पैसे नहीं देते हैं और पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2,000 रुपए, इससे घर का खर्च कैसे चलाएंगे? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं बिरजू? हमें लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम नहीं आता, और कोई काम खोलना भी चाहें तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, बस सेठ हरिचंद ही तो सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सब अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जी, आगे आप कितनी पगार मिली है? सीमा, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 रुपए ही दिए हैं। बस 2,500? इतने में घर कैसे चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,000 रुपये निकल जाएंगे और फिर 1,500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सीमा, अब तुम्हें इसमें ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी मैं देखता हूँ। हाँ जी, आप क्या देखेंगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो नहीं मांगे गए आपसे। नहीं सीमा, मैंने सेठ जी से पैसे के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया है और कहा ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम करूंगा, जिससे कुछ ज्यादा आमदनी होती रहेगी। कल ही मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। नई सुबह श्यामू काम के लिए निकल पड़ता है और वह सेठ जी के पास काम करके फिर कोई नए काम की तलाश में निकल पड़ता है। श्यामू काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, लेकिन हर जगह उसे केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर वह वापस आने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर श्यामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है और उसे एक गुफा दिखती है, जिसमें जाकर वह छिप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से गुजर जाता है, तब श्यामू की जान में जान आती है। हाय, आज तो बाल बाल बच गया, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? श्यामू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है और श्यामू उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इससे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। जैसे ही श्यामू उस टोकरी को हाथ लगाता है, तभी गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर श्यामू एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वह श्यामू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करें, आप जो भी हैं, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे आ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया। मेरी नजर इस टोकरी पर पड़ी। माफ कीजिए, मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं है, तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। श्यामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप कौन हैं और आप इतनी विचित्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान प्रवेश कर सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो कभी नहीं प्रवेश कर पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में प्रवेश कर पाए और टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई।
नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ देख रहा था। डरो मत शामू, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानियां सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ शामू, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। अब तुम इसके उपयोग से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। और याद रखना, जो भी वस्तु तुम इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो नुकसान तुम्हें ही उठाना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। शामू इस टोकरी को लेकर घर के लिए निकल पड़ता है और टोकरी को लेकर घर पहुंच जाता है। सीमा, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक टोकरी। सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो दूसरा काम मिला या नहीं? नहीं अरे सीमा, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। शामू सीमा को उन सभी घटनाओं के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। और अच्छा, तो आपका कहना का मतलब ये है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सीमा, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। शामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान लकड़ियों पर जाता है जो उसने एक बार सीमा को रखने दी थी। सीमा, क्या तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी जिसे मैंने तुम्हें दिया था। हाँ, दी तो थी। तो फिर तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इस टोकरी में डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सीमा उस चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। जैसे ही वह उस चंदन की लकड़ी को टोकरी में डालती है, उसमें कई सारी लकड़ियां वो आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी लकड़ियां हो गई हैं। अगर आप इन्हें बेचेंगे तो इससे आपको काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं कल सुबह बाजार जाकर इन्हें बेच आऊंगा। पैसे मिलेंगे तो हम मोनू और चिंकी की फीस बढ़ा देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख देंगे। अगले दिन शामू सेठ हरिचंद जी के पास काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियां बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां पर शामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ बड़े व्यापारियों ने भी शामू से चंदन की लकड़ियां खरीदी। लकड़ियां बेचकर शामू को काफी अच्छे पैसे मिले और पैसे लेकर शामू घर आ जाता है। ये देखो सीमा, उन लकड़ियों को बेचकर इतनी सारी पैसे मिले हैं। ये लो, कुछ पैसे इससे तुम मोनू और चिंकी की स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम के लिए निकलता हूँ। अच्छा जी, अब तो आपके पास यह जादुई टोकरी है, तो आपको उस सेठ हरिचंद के पास काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सीमा, मैं सेठ जी के पास काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ हरिचंद जी के पास मेरे साथ साथ वो लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो मैं उन सबका भी भला करूँ। वो सब बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वे सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन हरिचंद जी ने कभी भी उन्हें उनकी मेहनत के पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं उन्हें अपने इस काम में शामिल करूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर लेंगे।